दोस्तों यदि आप IC38 IRDA का एग्जाम लिखने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ विल एन इंडिविजुअल अप्रिशिएट पास्ट सेविंग्स द मोस्ट। दोस्तों उम्र के किस पड़ाव पर एक व्यक्ति अपनी पास्ट की गई सेविंग्स को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता है, उसकी सराहना करता है? तो द राइट आंसर इज पोस्ट रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट रिटायरमेंट जब आपके पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं रहता है, उस समय आप अपने पास्ट में की गई सेविंग्स को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिटर्न्स। दोस्तों इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब है कि वह इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए, कितने टाइम फ्रेम के लिए आप उसमें इन्वेस्टेड रहे हैं, और रिटर्न्स यानी कि उससे मिलने वाला लाभ। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिटर्न का जो रिलेशनशिप है वह यह कि ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन द लार्जर द रिटर्न्स विल बी। यानी कि जितना बड़े टाइम तक, जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड रहते हैं, आपको रिटर्न्स भी उसके हिसाब से इंक्रीज्ड रिटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों जो ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स ही आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following can be categorized under contingency products? तो दोस्तों contingency products में आपके पास लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जो कि contingency प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर इवेंट होने पर, एक पर्टिकुलर कंटिंजेंसी होने पर यह प्रोडक्ट ट्रिगर करता है और आपको बेनिफिट देता है। यदि वह पर्टिकुलर इवेंट ऑकर नहीं होता है तो आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए हमारे पास जो शेयर्स हैं वह इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए बैंक डिपॉजिट्स आपके पास ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस आपके पास कंटिंजेंसी प्रोडक्ट्स हैं, और शेयर्स आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों शेयर्स के थ्रू आप वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे शेयर्स की प्राइस बढ़ता है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, उस हिसाब से आपकी वेल्थ में भी बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों राइज इन द प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो उसका राइट ऑप्शन होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि आपकी महंगाई में आपकी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिशनरी इनकम। दोस्तों अपनी रेगुलर इनकम के अलावा यदि कोई व्यक्ति कुछ डिस्क्रिशनरी इनकम को कमाना चाहता है तो उसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली इंश्योरेंस परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इंश्योरेंस परचेज बेसिकली आपका रिस्क कवर करता है, ना कि यह एक स्ट्रेटजी है आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, इंश्योरेंस परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। दोस्तों इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स वे होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते फिजिकली। तो द राइट ऑप्शन इज लाइफ इंश्योरेंस, जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो यह आप पे एक सुरक्षा कवच बना के रखता है, लेकिन आप इसे टच नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस इज डैश देन द प्रीमियम पेड फॉर द टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों जो होल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है यह हाइयर होता है, अधिक होता है आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस से। सो द राइट ऑप्शन यहां पे होगा आपका हाइयर, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ ए पॉलिसी होल्डर्स मॉर्टगेज इन द इवेंट ऑफ एन पर्सनस डेथ। दोस्तों पॉलिसी होल्डर के पास यदि कोई मॉर्टगेज है तो उसकी पेमेंट आपके पास जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है मॉर्टगेज की पेमेंट को कवर करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉर्टगेज। मीनिंग यानी कि यदि मॉर्टगेज लाइफ इंश्योरेंस एक पॉलिसी होल्डर ने ली है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके मॉर्टगेज का, मॉर्टगेज यानी कि उसने जो भी सामान, जो भी एसेट परचेज किया है उसे लोन पे परचेज किया है, और सिक्योरिटी के तौर पर उसने वही एसेट उस लोन कंपनी को मॉर्टगेज के तौर पर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डैश द प्रीमियम पेड बाय यू
towards your life insurance, the dash will be the compensation paid to the beneficiary in the event of the death. So the right answer is higher and higher. जी हाँ दोस्तों, higher the premium paid by you towards your life insurance, जितना आप अधिक प्रीमियम पे करते हैं, जो compensation मिलेगा वह भी अधिक मात्रा में ही मिलेगा. Next question, which of the below option is correct with regards to a term insurance plan? तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के संदर्भ में मैं बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस कैन बी बॉट एज अ स्टैंड अलोन पॉलिसी एज वेल एज राइडर विद अनदर पॉलिसी. यानी कि टर्म इंश्योरेंस को आप स्टैंड अलोन वे में भी खरीद सकते हैं और उसके साथ कोई भी राइडर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर भी उसे परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस द प्रीमियम पेड डैश ओवर टाइम. तो दोस्तों, यहां पर ऐसा लगता है कि शायद डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है तो डिक्रीज इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन द राइट आंसर इज रिमेन्स कांस्टेंट. जी हाँ दोस्तों, जो प्रीमियम आप पे करते हैं वह कांस्टेंट ही रहता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Using the conversion option present in a term policy, you can convert the same to. The right answer is whole life policy. जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास एक टर्म पॉलिसी है और आपने उसमें कन्वर्जन ऑप्शन को अवेल किया हुआ है, इन दैट केस वह पॉलिसी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन होल लाइफ पॉलिसी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What is the primary purpose of insurance products? लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का प्राइमरी पर्पस, मेन मकसद क्या है? तो दोस्तों, मेन मकसद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज. यानी कि यह आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सैलरीड है, वह या बिजनेस करता है, उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है और इकोनॉमिक वैल्यू है इसका मतलब उस व्यक्ति की. तो दोस्तों, यदि उस इकोनॉमिक वैल्यू में कोई कटौती होती है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट या कोई भी अन्य रिस्क घटित होता है, इन दैट केस इंश्योरेंस आपको उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. So option 3 is the right answer. Next question, who among the following is best advised to purchase a term plan? दोस्तों, हम टर्म प्लान परचेज करने की सलाह किसे देते हैं? राइट आंसर इज एन इंडिविजुअल हु नीड इंश्योरेंस बट हैज लो बजट. एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंश्योरेंस की आवश्यकता तो है लेकिन उसका बजट कम है. तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस परचेज करने की सलाह उन्हें दी जाती है. Next question, which of the below statement is incorrect with regards to decreasing term assurance? दोस्तों, decreasing term assurance की जब मैं बात करता हूं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज प्रीमियम अमाउंट डिक्रीजेस विद द टर्म ऑफ कवरेज. तो दोस्तों, प्रीमियम अमाउंट यहां पे डिक्रीज नहीं होता है. सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a non-traditional life insurance product? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है? तो दोस्तों, नॉन ट्रेडिशनल यानी कि लेटेस्ट का प्रोडक्ट है, यानी कि यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, यह एक नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. Which of the below statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ टेम्पररी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. दोस्तों, यदि कोई वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो हम यह नहीं कहेंगे कि वह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक टेम्पररी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. सो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What does intertemporal allocation of resources refer to? दोस्तों, इंटर टेम्पोरल एलोकेशन का मतलब है, इंटर टेम्पोरल मींस कौन सी क्लास ऑफ एसेट्स में. सो द राइट आंसर इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर टाइम. यानी कि हम जो भी प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी उनका एलोकेशन कर देती है डिफरेंट एसेट क्लास में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? दोस्तों, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की क्या लिमिटेशंस हैं, खामियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इजी टू एसेटेन. दोस्तों, अक्सर यह जो लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोडक्ट्स होते हैं, दोस्तों यह हमारे पास जो इनसे रिटर्न आता है ये बोनस के तौर पर आता है, और ये जो बोनस का अमाउंट है ये फ्लक्चुएट करता है, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है. सो यही कारण है कि इनसे मिलने वाले रिटर्न को हम आसानी से एसेटेन नहीं कर सकते हैं. लेकिन हाँ दोस्तों, जो अभी करंट के टाइम पे मार्केट में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको गारंटीड
रिटर्न या गारंटीड इनकम के भी ऑप्शंस देते हैं, तो मोर और लेस हमें पता लग जाता है कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट टाइम? दोस्तों सबसे पहले यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी कहाँ इंट्रोड्यूस की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है यूएसए। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई। Who among the following is most likely to buy variable life insurance? दोस्तों वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस कौन सा पर्सन है जो परचेज करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है? वह है नॉलेजेबल पीपल कंफर्टेबल विद इक्विटी। वे व्यक्ति जिनका इक्विटी में यानी कि शेयर मार्केट में या फिर शेयर से रिलेटेड जिनको काफी ज्यादा नॉलेज है, वह व्यक्ति हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं कि वह वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the below statement is true regarding ULIPs? ULIPs के संदर्भ में कौन सी statement correct है? So, investment risk is borne by the insurer. ULIP के केस में मैं कह सकता हूं जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वह बॉर्न किया जाता है इंश्योरर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट। दोस्तों वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इनकरेक्ट है और वह है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट्स। ये दोस्तों वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में आपके प्रीमियम्स जो हैं वे फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जो पहली स्टेटमेंट है वह यह कि इट अलाउज पॉलिसी ओनर टू वेरी पेमेंट्स। स्टेटमेंट टू, पॉलिसी ओनर कैन अर्न मार्केट बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैश वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वह है 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी कि पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो पॉलिसी ओनर है वह अपनी पेमेंट्स को वेरी कर सकता है, और दूसरा बेनिफिट यह कि वह यहाँ पे मार्केट बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स एक्सेप्ट। इनमें से सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट, एंड दैट वन स्टेटमेंट इज लाइफ इंश्योरर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर यूनिट वैल्यूज। ये दोस्तों जो लाइफ इंश्योरर है वह कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है कि उनकी जो यूनिट्स हैं उनकी क्या वैल्यू हो जाएगी फ्यूचर में। सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। Next question. As per IRDAI norms, an insurance company can provide which of the below non-traditional saving life insurance products are permitted in India? So कौन से दो प्रोडक्ट्स इंडिया में परमिटेड है? पहली चॉइस है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स और सेकंड चॉइस है वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2 बोथ, यानी कि आपकी दोनों प्रकार के ये इंश्योरेंस प्लान्स इंडिया में परमिटेड है फॉर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेफर्स टू? दोस्तों अनबंडलिंग का मतलब है कि आप उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें क्लैरिटी लेते हैं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट किस मात्रा में है, और कंपोनेंट से मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे आपका प्रोटेक्शन का कितना एलिमेंट है और सेविंग्स का कितना एलिमेंट है। तो इसे कहा जाता है अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नॉन ट्रेडिशनल है? तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ट्रेडिशनल हैं, इसके अलावा सिर्फ जो ऑप्शन 2 है वह यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। What is the objective behind mortgage redemption insurance? दोस्तों mortgage redemption insurance का मेन ऑब्जेक्टिव है to provide financial protection for home loan borrowers। यदि आप कभी होम लोन लेने जाते हैं तो उसके साथ आपको कंपनी कहती है कि आप यहाँ पे एक mortgage redemption insurance भी ले लीजिए, जिससे कि आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है कि यदि किसी कारणवश आप पे नहीं कर पाते हैं तो वह इंश्योरेंस आपको उस पेमेंट की कवरेज दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एश्योर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है ये बिजनेसमैन्स के लिए होती है। यहाँ पर जो इसका
सम एश्योर्ड है वह बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यदि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो वहां पे सम एश्योर्ड भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और अकॉर्डिंगली यदि बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो सम एश्योर्ड भी कम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस MRI कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर डैश। इसका राइट ऑप्शन है डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस। जी हाँ, मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस को आप डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो लॉसेस आर कवर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस। दोस्तों कीमैन इंश्योरेंस जब हो जाता है तो कौन से लॉसेस कवर होते हैं। दोस्तों कीमैन इंश्योरेंस जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह एक की व्यक्ति जो कि एक मेन व्यक्ति है किसी बिजनेस में, उस व्यक्ति पर इंश्योरेंस किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट ऑप्शन होगा लॉसेस रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन अ की मैन और द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। वह समय जब एक की पर्सन वर्क नहीं कर पा रहा है और जो भी बिजनेस में लॉसेस होते हैं उसे कीमैन इंश्योरेंस कवर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिसी इज affected अंडर द MWP एक्ट if the policyholder does not appoint a special trustee to receive and administer the benefits under the policy, the sum secured under the policy becomes payable to dash। तो दोस्तों इस केस में जो सम एश्योर्ड है वह पेबल होगा ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट, यानी कि ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट को ही यह पैसा प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश ran a business on borrowed capital. After his sudden demise, all the creditors are doing their best to go after Mahesh assets. Which of the below asset is beyond the reach of creditors? वह कौन सा एसेट है जिसे आपके क्रेडिटर्स भी जिस पे अपना हक नहीं जता सकते इवन दो आपने उनसे पैसे उधार लिए हों। सो द राइट ऑप्शन इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू MWP एक्ट केसेस। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, मेच्योरिटी क्लेम्स चेक्स आर पेड टू पॉलिसी होल्डर्स। स्टेटमेंट 2 है, मेच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू द ट्रस्टीज। सो द राइट ऑप्शन इज कि यहां पे ट्रस्टीज को पेमेंट की जाती है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। Next question, which of the below option is true with regards to MWP Act cases? 1. Death claims are settled in favor of nominees. Death claims are settled in favor of trustees. So यहाँ पर जो right option है वह है option 2, which is correct. Death claims are settled in favor of trustees, ना कि nominees के प्रति ये settlement होती है। Next question, Ajay pays insurance premium for his employees. Which of the below insurance premium will not be treated deductible as compensation paid to employee? यानी कि इनमें से कौन सा प्रीमियम एम्प्लॉय की कॉम्पनसेशन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। चॉइस 1 है हेल्थ इंश्योरेंस विद बेनिफिट्स पेबल टू एम्प्लॉय। देखिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में जो बेनिफिट्स हैं वह एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं। कीमैन लाइफ इंश्योरेंस विद बेनिफिट्स पेबल टू अजय। कीमैन लाइफ इंश्योरेंस में जो भी बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस का वह बिजनेस के ओनर को मिलेगा, अजय को मिलेगा। सो ऑब्वियसली जो कॉम्पनसेशन का पार्ट नहीं हो सकता वह है ऑप्शन 2, विच इज चॉइस नंबर 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, the practice of charging interest to borrowers who pledge their property as collateral but leaving them in possession of the property is called dash। दोस्तों मॉर्टगेज के केस में ऐसा होता है कि आपके पास वह प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में ही रहती है, स्टिल आप उस पर एक चार्ज क्रिएट कर लेते हैं विद बैंक, यानी कि वो बैंक के पास उसकी ओनरशिप रहती है लेकिन पोजीशन आपके पास ही रहती है। सो दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the below policy can provide protection to home loan borrowers? दोस्तों होम लोन बोरोवर्स के लिए जो पॉलिसी दी जाती है वह है मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। What does a policy lapse means? दोस्तों पॉलिसी, अगर मैं कहूं किसी की पॉलिसी लैप्स हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूज प्रीमियम पेमेंट फॉर अ पॉलिसी। पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम की पेमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया है तो वह पॉलिसी उस केस में लैप्स हो जाती है। नेक्स्ट,
हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन केस ऑफ यूलिप्स? यूलिप्स के केस में आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क कौन बियर करता है? दोस्तों यूलिप्स की अगर वैल्यू अप एंड डाउन हो जाती है तो इन दैट केस आपका जो रिस्क है वह इंश्योर्ड पर्सन ही बियर करेगा। यानी कि अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो यदि उसकी वैल्यू में कोई गिरावट आती है तो वह मेरा रिस्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the term premium denote in relation to an insurance policy? दोस्तों प्रीमियम एक्चुअल में किसे कहा जाता है? प्रीमियम का मतलब है प्राइस पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी। तो ऑप्शन टू इज द राइट ऑप्शन, यानी कि जो भी आप प्राइस पे करते हैं वह पॉलिसी को परचेज करने के लिए उसे प्रीमियम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फैक्टर इन डिटरमिनिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? दोस्तों जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की कैलकुलेशन हो जाती है होती है तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। इनमें से आप मोर्टेलिटी, रिजर्व्स, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आदि को फैक्टर इन करते हैं, लेकिन जो रिबेट्स है वह कोई फैक्टर नहीं है कि जिससे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिटरमिन किया जाए। सो रिबेट ऑप्शन टू इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज अ पॉलिसी विड्रॉल? दोस्तों पॉलिसी विड्रॉल का मतलब है सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न फॉर एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू। जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, इन बिटवीन डिसकंटिन्यू करके आप इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि आप इसे जितना भी मेरा अमाउंट है आप वो दे दीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका जो अमाउंट, पार्शियल अमाउंट देती है उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the below is one of the ways of defining surplus? दोस्तों सरप्लस किसे कहा जाता है? सरप्लस उस सिचुएशन को कहा जाता है जब आपके एसेट्स की वैल्यू अधिक है ओवर लाइबिलिटीज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is not a component of ULIP premium? दोस्तों इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूलिप का प्रीमियम कंपोनेंट नहीं है? सो द राइट आंसर इज सोशल सिक्योरिटी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन फोर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर रीबेट टू बायर ऑन द प्रीमियम दैट इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ डैश। सो राइट आंसर इज दैट इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ सम एश्योर्ड चोजन बाय द बायर। दोस्तों यदि आप अधिक मात्रा का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो आपको जो रिबेट मिलता है वह भी अधिक मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन टू। Next question. Interest rates are one of the important components used while determining the premium. Which of the below statement is correct with regards to interest rates? Interest rates के संदर्भ में कौन सी statement correct है? The right answer is higher the interest rate assumed, lower the premium will be. तो दोस्तों right answer is option 3 in this case. Which of the below statement is correct with regards to endowment assurance plans? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा इट हैज बोथ अ डेथ बेनिफिट एज वेल एज अ सर्वाइवल कंपोनेंट। टर्म इंश्योरेंस के केस में सिर्फ सर्वाइवल कंपोनेंट होता है और एंडोमेंट इंश्योरेंस के केस में आपके पास डेथ बेनिफिट भी मिलता है। Which of the below is an example of an endowment assurance plan? तो दोस्तों इनमें से endowment assurance plan का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन, मनी बैक प्लान। Next question. During the dash period, if the policyholder has bought a policy and does not want it, she can return it and get a refund. दोस्तों ये जो 15 दिन का पीरियड होता है इसे कहा जाता है फ्री लुक पीरियड, जिसमें कि यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the below is an example of standard age proof? दोस्तों पासपोर्ट जो है आपका यह स्टैंडर्ड एज प्रूफ के रूप में हर जगह मान्य है, तो द राइट ऑप्शन इज पासपोर्ट। Which of the below can be attributed to moral hazard? दोस्तों मोरल हजार्ड किसे कहा जाएगा? इंक्रीज रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। जब आप इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं और उसके बाद एक रिस्की बिहेवियर करते हैं, मान लीजिए आप रिस्की ड्राइविंग करते हैं या फिर अन्य किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम मोरल हजार्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below features will be checked in a medical examiner's report? दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले तो आपका हाइट, वेट एंड ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर।
Next question. A dash is a formal legal document used by insurance companies that provides details about the product. तो दोस्तों, वह डॉक्यूमेंट जिसमें पूरी पॉलिसी की डिटेल्स होती हैं, उसका जो टेक्निकल नेम है, जो ऑफिशियल नेम है, वह है प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The application used, the application document used for making the proposal is commonly known as the. दोस्तों, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं प्रपोजल फॉर्म, ना कि एप्लीकेशन फॉर्म या अन्य कोई भी फॉर्म. इसका एक टेक्निकल नेम है, इसका मतलब इसका प्रपोजल फॉर्म के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. From the below given age proof document, identify the one which is classified as non-standard by insurance companies. दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनीज कौन से डॉक्यूमेंट को नॉन स्टैंडर्ड मानती है और एक्सेप्ट नहीं करती? तो वह डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. Money laundering is the process of bringing dash money into the economy by hiding its dash origin so that it appears to be legally acquired. So the right option is illegal and illegal. जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आप इलीगल मनी को इकोनॉमी में लेके आते हैं और आप इसका इलीगल जो ओरिजिन है वह छुपाने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In case the policy holder is not satisfied with the policy, she can return the policy within the free look period within dash of receiving the policy document. So कितने दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं? दोस्तों, वह पीरियड है 15 डेज और इसे कहा जाता है फ्री लुक पीरियड. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the below statement is correct when regards to a policy returned by a policy holder during the free look period? तो दोस्तों, free look period के संदर्भ में कौन सी statement correct है? So the correct statement is the insurance company will refund the premium after adjusting for proportionate risk premium for a period on cover, medical examination expenses and stamp duty charges. तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वह प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो रिस्क कवर हुआ है उसका पैसा काट लेगी, मेडिकल एग्जामिनेशन अगर उसने कराए हैं तो उसका पैसा डिडक्ट करेगी, और जो स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे की है उसका अमाउंट डिडक्ट करके बाकी का सारा प्रीमियम आपका लौटा दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वैलिड एड्रेस प्रूफ? दोस्तों, इनमें से कौन सा एक वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है? पैन कार्ड. दोस्तों, पैन कार्ड पे एनीवेज भी आपका एड्रेस नहीं होता है, इसे एक वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं जाना जाता. Next question. What does a first premium receipt signify? Choose the most appropriate option. दोस्तों, first premium receipt का क्या महत्व है? It is evidence that the policy contract has begun. First insurance receipt का मतलब है कि जो आपका contract है between you and the insurance policy, ये start हो गया है. So the option 2 is the right answer. Which of the following document is an evidence of the contract between issuer and insured? दोस्तों, issuer यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, insured यानी कि जो वह पर्सन, वह इंडिविजुअल जिसका इंश्योरेंस किया गया है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहा जाता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट. ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the complex language is used to word a certain policy document and it has given rise to an ambiguity, how will it generally be construed? दोस्तों, यदि किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया है जिससे कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो उसे कैसे समझा जाएगा? इन फेवर ऑफ द इंश्योर्ड, तो इसे हर केस में इंश्योर्ड व्यक्ति के फेवर में ही माना जाएगा. यानी कि जो इंडिविजुअल है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, यदि कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है, कोई ऐसा वर्ड है जो कि एम्बिग्यूटी वहां पे दे रहा है, तो उसे हम इंडिविजुअल के फेवर में मान के चलते हैं. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. दोस्तों, वह कौन सा ऑप्शन है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट इज एन एविडेंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. यह एविडेंस है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द इंश्योरर और द इंश्योरेंस कंपनी. ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? The first premium receipt is the evidence that the policy contract has begun. यह यहाँ पे सही स्टेटमेंट है. फर्स्ट प्रीमियम रिसीट से ही पता लगता है कि जो आपकी पॉलिसी है वह स्टार्ट हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. For the subsequent premium received by the insurance company,
after the first premium, the company will issue, दोस्तों, the right option is renewal premium receipt. दोस्तों, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट के बाद जो सब्सिक्वेंट आपकी रिसीट्स होती है उन्हें कहा जाता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will happen if the insured person loses the original life insurance policy document? दोस्तों, यदि कोई इंश्योर्ड पर्सन अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को खो देता है, गुम कर देता है, तो इन दैट केस द इंश्योरेंस कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चार्जेस टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे एक डुप्लीकेट पॉलिसी दी जाएगी और उसके लिए कोई भी आपको चार्जेस भी नहीं देना है. सो दिस इज क्वेश्चन, ऑप्शन वन इज द राइट ऑप्शन. मूविंग ऑन. विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? The policy document has to be signed by a competent authority and should be stamped according to the Indian Stamped Act. यानी कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो आपका बॉन्ड है, उसे कंपनी द्वारा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर्स होने आवश्यक है. दूसरी बात, इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत यहाँ पर जो रिलेवेंट ड्यूटी है वह गवर्नमेंट को जाएगी और यह अति आवश्यक है. सो ऑप्शन टू इज द राइट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the below forms the first part of the standard insurance policy document? दोस्तों, इनमें से कौन सा फॉर्म है जो किसी भी स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में रहेगा? पॉलिसी शेड्यूल. दोस्तों, पॉलिसी शेड्यूल वह फॉर्म है जो कि हर इंश्योरेंस पॉलिसी में स्टैंडर्ड वे में आपको मिल जाएगा. बेसिकली यहाँ पर आपका दिया जाता है कि कौन से ईयर में आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ईयर वाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a standard insurance policy document, the standard provision section will have information on which of the below. दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन जो है वह कवर करता है द राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. सो स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में हमारे राइट्स, प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं. मूविंग ऑन. A clause precluding death due to pregnancy for a lady who is expecting at the time of writing the contract will be included in which section of the standard document policy? दोस्तों, डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी के केस में हमारे पास इस टर्म को मेंशन किया जाएगा स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस में. कोई भी ऐसा खास पॉइंट, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स प्रोवाइड करता है, उसे हमेशा मेंशन किया जाएगा स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस में. यह एक अलग सेक्शन होता है जहां पे इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड द पॉलिसी होल्डर नीड टू अपॉइंट एन अपॉइंटी? दोस्तों, इफ इंश्योर्ड इज अ माइनर, माइनर यानी कि 18 साल से कम है उसकी आयु इंश्योर्ड व्यक्ति की, तो इन दैट केस उन्हें एक अपॉइंटी नियुक्त करने की आवश्यकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्ड्स टू नॉमिनेशन? नॉमिनेशन के संदर्भ में कौन सी इंफॉर्मेशन फॉल्स है? अ नॉमिनी हैज फुल राइट्स ऑन द होल ऑफ द क्लेम. दोस्तों, nominee has full rights on the whole life of the claim is not the correct statement. यहाँ पे partial nomination भी होता है और it can be basis some other percentages also. So this option 4 is the right option here. Next question. In order for the policy to acquire a guaranteed surrender value, for how long must the premiums be paid as per law? सो लॉ के हिसाब से गारंटीड सरेंडर वैल्यू प्राप्त करने के लिए प्रीमियम मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. 3 साल तक आपको प्रीमियम पे करने होंगे और उसके बाद आप गारंटीड सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड, एक पॉलिसी को कब मान लिया जाता है कि वह लैप्स हो गई है? इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस, यदि ग्रेस पीरियड में भी आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो मान लिया जाएगा कि पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the below statement is correct with regard to grace period of an insurance policy? इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में ग्रेस पीरियड किसे कहा जाएगा? The standard length of the grace period is 1 month और 31 days. तो दोस्तों, जो ग्रेस पीरियड रहता है वह या तो 1 month होगा या फिर 31 days हम
इसे कहा जाएगा, यानी कि अगर कोई फेब्रवरी का महीना है तो वहां पे उसे 28 डेज मान लिया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if the policyholder does not pay the premium by the due date and dies during the grace period? दोस्तों, यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है ग्रेस पीरियड में, तो इस केस में पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी को क्या क्लेम मिल पाएगा? सो द राइट आंसर इज द इंश्योरर विल पे द क्लेम आफ्टर डिडक्टिंग द अनपेड प्रीमियम। यानी कि देखिए दोस्तों, जब तक ग्रेस पीरियड में है तब तक वह पॉलिसी लैप्स नहीं हुई है। ग्रेस पीरियड के बाद भी यदि प्रीमियम पे नहीं होता है तो पॉलिसी लैप्स कर जाती है। इन इन दिस केस, यदि उनकी मृत्यु हो गई है ग्रेस पीरियड के दौरान, तो जो भी अनपेड प्रीमियम है, कंपनी उस अनपेड प्रीमियम को डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट पे कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, during the revival of a lapse policy, which of the below aspect is considered most significant by the insurance company? Choose the most appropriate option. दोस्तों, रिवाइवल ऑफ अ लैप्स पॉलिसी का मतलब है कि आपने प्रीमियम पे नहीं किया था, पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई और अब आप इसे रिवाइव करना चाहते हैं। सो द राइट आंसर इज एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल। यदि अभी भी इंश्योरेबिलिटी की कंडीशन है, सो इन दैट केस पॉलिसी का रिवाइवल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज अलाउड अंडर डैश ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। दोस्तों, नॉमिनेशन को अलाउ किया गया है अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below statement is incorrect with regards to a policy against which a loan has been taken from the insurance company? दोस्तों, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड the option is the nomination of such policy will get cancelled due to assignment of the policy in favor of the insurance company। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। Nomination of the policy will not get cancelled, so the right option is option 2। Moving on, which of the below statement is incorrect with regards to assignment of an insurance policy? दोस्तों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? So, in case of absolute assignment, the policy vests absolutely with the assignee till maturity, except in case of death of the insured during the policy term, wherein the policy reverts back to the beneficiaries of the insured। दोस्तों, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, so the right option is option 4। Next question, which of the below alteration will be permitted by an insurance company? दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कौन सा ऑल्टरेशन परमिटेड है? सो स्प्लिटिंग अप ऑफ द पॉलिसी इनटू टू और मोर पॉलिसीज। दोस्तों, स्प्लिटिंग अप ऑफ द पॉलिसी अलाउड है। अब पॉलिसी को स्प्लिट किया जा सकता है प्रोवाइडेड दोज टर्म्स एंड कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। Next question, which of the following cases is likely to be declined or postponed by the life insurer? दोस्तों, कौन से केसेस में आपको पॉलिसी नहीं दी जाएगी या फिर इसे पोस्टपोन किया जा सकता है? तो द आंसर इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स। यह स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन्ड है। यदि किसी व्यक्ति को एड्स है तो इन दैट केस उसे पॉलिसी नहीं प्रदान की जाएगी और उसकी जो पोस्टपोनमेंट है वह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हजार्ड? दोस्तों, हमने ऑलरेडी यह डिस्कस किया था। अ पर्सन ड्रिंकिंग copious अमाउंट ऑफ एल्कोहल बिकॉज ही इज इंश्योर्ड। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल पीने लग जाता है यह मान के कि क्योंकि वह इंश्योर्ड है, तो यह एक मॉरल हजार्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज हेरिडिटी हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस इन मेडिकल अंडरराइटिंग? दोस्तों, हेरिडिटरी यदि किसी को कोई इश्यूज है, कोई डिजीज है चलती आ रही है, इन पेरेंट्स में थी, उससे पहले ग्रैंड पेरेंट्स में थी, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर्टेन डिजीजेस कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में आ जाती है, तो पेरेंट्स की जो हेरिडिटरी मेडिकल हिस्ट्री है उसे भी अंडरस्टैंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following denotes the underwriter's hist role in the insurance company? दोस्तों, अंडरराइटर का क्या रोल होता है? डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क।
तो दोस्तों ऑप्शन टू इज द राइट ऑप्शन। यहाँ ये डिसाइड करते हैं एक्सेबिलिटी ऑफ रिस्क को। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कि कितना रिस्क एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरराइटिंग डिसीजन? दोस्तों क्लेम रिजेक्शन इज नॉट एन अंडरराइटिंग डिसीजन, सो द ऑप्शन फोर इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ? दोस्तों इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है? होरोस्कोप, जो आपकी जन्म कुंडली है, उस वह कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए उसे स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं माना जाएगा। Which of the following conditions will affect a person's insurability negatively? दोस्तों यदि कोई पर्सन बैंड सब्सटेंस अब्यूज करता है, यानी कि ड्रग्स वगैरह लेता है, इन दैट केस उस पर्सन की जो इंश्योरेबिलिटी है वह नेगेटिवली इंपैक्ट होगी और हो सकता है कोई इंश्योरेंस कंपनी उसे इंश्योरेंस ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, under what method of underwriting does an underwriter assign positive rating points for all negative and adverse factors, negative points for any positive or favorable factors? Numerical rating is the right option, my dear friends. हर कंडीशन पे एक रेटिंग दी जाती है और उसके आधार पर ही एक अंडरराइटर पॉजिटिव रेटिंग प्रोवाइड करता है फॉर ऑल नेगेटिव एंड एडवर्स फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, under risk clarification, dash consists of those whose anticipated mortality corresponds to the standard lives represented by the mortality table. Standard lives is the right option, my dear friends. So I can say option first is the right answer. Moving on to the next question. Amruta is pregnant. She has applied for a term insurance cover. Which of the below option will be the best option to choose for an underwriter to offer insurance to Amruta? Choose the most likely option. एक्सेप्टेंस विद अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। दोस्तों यदि एक व्यक्ति, एक महिला प्रेग्नेंट है, इन दैट केस उसे इंश्योरेंस डेफिनेटली दिया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वहां पर एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगा देती है कि ये कंडीशंस हैं जिनमें हम आपको क्लेम नहीं देंगे। यदि अमृता उन टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो डेफिनेटली उन्हें इंश्योरेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following, which of the below insurance proposal is not likely to qualify under non-medical underwriting? Mahesh, aged 50 years, working in a coal mine. दोस्तों बेसिक द रिस्क प्रोफाइल इन अ कोल माइन, महेश जिनकी एज 50 ईयर्स है, this proposal will not qualify under non-medical underwriting. Next question, Sheena is suffering from acute diabetes. She has applied for an insurance plan. In this case, the underwriter is most likely to use dash for underwriting. Choose the most appropriate option. So in that case, judgment method, क्योंकि अंडरराइटर की जो जजमेंट है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, यह काफी मायने रखता है इन दिस केस। So the right answer is option 1. Santosh has applied for a term insurance policy. His anticipated mortality is significantly lower than standard lives and hence could be charged a lower premium. Under risk classification, Santosh will be classified under dash. So, preferred risk is the right option. So, I can say option 2 is the right answer. Which of the below statement best describes the concept of claim? Choose the most appropriate option. A claim is a demand that insurer should make good the promise specified in the contract. So claim का मतलब है कि यह एक डिमांड है, यह कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यह एक डिमांड है जिसे कि इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below is a list of policies. Identify under which type of policy the claim payment is made in the form of periodic payments. दोस्तों मनी बैक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहां पे पीरियोडिक पेमेंट्स के साथ आपको पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश हैज बॉट a insurance policy with a critical illness rider. He has made absolute assignment of the policy in favor of Karan. Mahesh suffers a heart attack and there is a claim of 50,000 under the critical illness rider. To whom will the payment be made in this case? So the option is Karan, क्योंकि Karan के फेवर में पॉलिसी का असाइनमेंट है. So the right answer is option 2. Next question.
Praveen died in a car accident. The beneficiary submits document for death claim. Which of the below document is an additional document required to be submitted in case of accidental death as compared to natural death? So in that case, inquest रिपोर्ट बनती है दोस्तों, और उसे सबमिट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास in case of an car accident or in case of an accident. So the right option is option 4. Which of the below death claim will be treated as an early death claim? If the insured dies within 3 years of policy duration, यदि 3 साल के अंदर अंदर इंश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो उसे कंसिडर किया जाता है अर्ली डेथ क्लेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are some events that will trigger survival claims. Identify which of the below statement is incorrect. First, claim paid on maturity of a term insurance policy. दोस्तों यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कवर होने के बाद आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता है. यह ओनली डेथ बेनिफिट्स के केस में मिलता है. सो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेमेंट मेड under a money back policy upon reaching a milestone will be classified under which type of claim? So दोस्तों, पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम मनी बैक पॉलिसी के केस में आपको पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम प्राप्त होता है. सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shankar bought a 10-year unit-linked insurance plan. If he dies before the maturity of the policy, which of the below will be paid? Higher of the sum assured or fund value. यदि शंकर की मृत्यु हो जाती है बिफोर द मेच्योरिटी तो वहां पे उसे हायर ऑफ द सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू प्राप्त होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स अर्ली और नॉन अर्ली, पिक द ऑड वन आउट. इनमें से ऑड वन आउट क्या है वह चूज करना है. प्रवीण डाइज आफ्टर 5.5 years of buying a term insurance plan. दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे यह नॉन अर्ली की कैटेगरी में आ जाता है और बाकी सारे केसेस जो हैं वो अर्ली की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 3 साल के बाद इनकी मृत्यु हो रही है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज दिस इज अ नॉन अर्ली केस एंड ऑल ऑफ दीज आर अर्ली केस. दोस्तों, विद दीज 180 क्वेश्चंस आई एम श्योर कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार इन्हें वापस रिपीट करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. मैं होपफुल हूं कि आने वाले एग्जाम में आपको जरूर सफलता मिलेगी. इंश्योरेंस, टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड जय हिंद.